हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 के अर्धवार्षिक पेपर स्वर्णिम भारत आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत का जो पेपर था उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो की स्थापना। दूसरा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कि भारत में दुग्ध क्रांति वो किसने शुरू की थी, वो थी वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सूचना क्रांति का जो अग्रदूत है वो किसे कहा जाता है। तो उनका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा, ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार किया रे टॉमलिसन ने। रे टॉमलिसन ने। ये याद रखना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो वो है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत है। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया। ये जो एक्ट है वो 2005 में आया था, पर इसे लागू 2006 में किया गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो उस समय आंध्र प्रदेश के अंदर था। वर्तमान में तेलंगाना के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है नलगोंडा। वहां से सबसे पहले भूमिदान उसे प्राप्त हुआ था विनोबा भावे को। 1951 में शुरू किया था भूदान आंदोलन विनोबा भावे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो वो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370। अगले जो प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, जो हमारा क्वेश्चन है नवा, वो है श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति क्या है। तो भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति को श्वेत क्रांति, भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति शुरू हुई थी वो श्वेत क्रांति। इसका जो नेतृत्व था वो वर्गीज कुरियन ने किया है। इसमें भारत में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनाने पर जोर दिया गया। दूसरा 10वां क्वेश्चन है जिसका है बारक फुल फॉर्म या बारक क्या है उसके बारे में पूछा। तो बारक क्या है, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। ये एक परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसकी नींव होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई के अंतर्गत रखी थी। अगला है क्वेश्चन है 11वां कि डीबीटी क्या है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। इस योजना के सरकारी योजना का जो पैसा है वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचे, इसके लिए ताकि भ्रष्टाचार वगैरह ना फैले, इसके लिए जोर दिया गया डीबीटी के अंदर, जो 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया था जीरो बैलेंस खाते वाले किसानों के लिए बोनस से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 12 के कि गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। कि भाई गरीबी रेखा किसे कहते हैं। तो वो न्यूनतम चीज वस्तु उत्पादन या मूल्य जिससे नीचे जो व्यक्ति रहता है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत है। उदाहरण के तौर पर वह न्यूनतम आय उपभोक्ता स्तर जिसे पूरा न कर पाने व्यक्ति गरीब माना जाता है, उसे गरीब रेखा कहते हैं। ये भोजन, वस्त्र, आवास आदि की न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता बताओ कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति हरित क्रांति को भारत में जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसके ये महत्वपूर्ण इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि भाई उस उत्पादन किस्म ऐसे जैसे कि गेहूं की जो हमारे अंदर जो पहले जो हमारे यहाँ गेहूं की किस्म होती थी उससे बढ़िया अच्छी किस्म, अच्छी क्वालिटी की गेहूं वगैरह है। बीजों का नवीन तरीके बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों वगैरह कीटनाशकों का उपयोग करना, सिंचाई व्यवस्था को बढ़िया करना और ट्रैक्टर वगैरह आधुनिक साधनों का कृषि के अंदर इस्तेमाल करना, इस प्रकार खेती को और ज्यादा उन्नत बनाना, इस पर जोर दिया गया। इसे हरित क्रांति कहते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो मंडल आयोग के बारे में। मंडल आयोग की प्रमुख विशेषता। मंडल आयोग की जो स्थापना है वो 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के समय की गई थी और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी अपने 1990 में और इसे लागू किया गया 1991। इस मंडल आयोग के अंदर क्या गया, जो पिछड़े हुए लोग थे उन्हें 27% आरक्षण देने की बात की। जो समाज के अंदर पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें 27% आरक्षण देने की बात की गई। और इसके अलावा और कोई जो गरीब लोग SC ST के लोग उनके लिए आर्थिक संस्था आर्थिक सहायता वगैरह कराना। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाने की बात की कि मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने तो कई विषय पर दी।
इसकी मुख्य सीमा सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना, और आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मानदंड और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाने और विशेष आर्थिक योजना लागू करने, सामाजिक सुनिश्चित करने के लिए बात की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 19वां क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी मतलब शिक्षा के अधिनियम अधिकार के बारे में बता रहे हैं कि शिक्षा का पहले ही बड़े ये जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा क्या है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चों ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ये राज्य की जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत विद्यालय में गुणवत्ता, शिक्षक छात्र अनुपात, विद्यालय में सुविधा और निजी विद्यालय में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की करने का प्रावधान, और यह अधिनियम भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर क्या है या फिर जो सर्विस टैक्स है वो क्या है। सेवा कर क्या पूछ रहे हैं कि सेवा कर या फिर सर्विस टैक्स क्या है कि एक ऐसा परोक्ष कर है जो सेवाओं पर या फिर भारत में जो भी मनुष्य खरीदता है वस्तु वगैरह खरीदता है उस पर लगाया जाने वाला टैक्स है। अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है पर दिखता नहीं है पर लगाया जाता है। इसका भुगतान उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से करता है और सेवा प्रदाता इसे सरकार को जो ये टैक्स होता है वो सरकार के खाते में जाके जमा होता है और 1994 में लागू किया था, लेकिन जीएसटी आने के बाद 2017 के बाद ये समाप्त हो गया। प्रत्यक्ष कर सेवा कर नहीं है अभी। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या है कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा देना और बीज उर्वरक सिंचाई साधन में आधुनिक तकनीक से अधिक बढ़ावा देना, सिंचाई क्षेत्रों को बढ़ाना या इनके अलावा कृषि के क्षेत्र में उन्नति करना। और इस क्षेत्र इसके जो नुकसान है वो क्या है, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु ये भारत की कृषि इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अगला जो प्रश्न है वो कावेरी विवाद पर है। ये कावेरी विवाद जो जल विवाद है वो किन दो नदियों के बीच किन दो राज्यों के मध्य, तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच में इसके नजदीक से नजदीक जाते हैं। इसलिए कर्नाटक के लोग कहते हैं कि आधा जल हमें मिलना चाहिए, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं हमें जल मिलना चाहिए इसके बीच में। और ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया जिस पर निर्णय वगैरह आना बाकी है। अगला क्वेश्चन है देखो, स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी की है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो भारत की साफ सफाई से संबंधित जो 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया था। इसका लक्ष्य है भारत को साफ सुथरा बनाना, शौचालय वगैरह इसकी शौचालय वगैरह के लिए पैसे वगैरह देना और शौचालय वगैरह भारत में इस्तेमाल, स्वच्छ और कचरा मुक्त खोले और शौच मुक्त बनाना, ओडीपी बनाना, इस अधिनियम में शौचालय निर्माण करना, कचरा प्रबंधन, जागरूकता अभियान, स्वच्छता के प्रति नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। ये भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। अगला क्वेश्चन है 23वां जो है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है। जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, गुट निरपेक्ष जो संस्कृति उसकी वर्तमान में क्या महत्व। गुट निरपेक्ष की स्थापना 1955 में बारडंगू सम्मेलन द्वारा शुरू की गई थी और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नासिर, टीटो और पीएम नेहरू द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की थी। 5 सदस्यीय राष्ट्र इसकी स्थापना में। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसका वर्तमान में क्या महत्व, इसकी कोई भागीदारी है या नहीं है। तो कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल लेना, मतलब उस समय किसी भी शीत युद्ध के समय किसी भी गुट में शामिल लेना, यूएसएसआर में होना ना यूएसए में किसी में शामिल होना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना था। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बनी है क्योंकि विश्व में अनेक नई शक्ति के केंद्र उभरे, इसलिए नाम यानी कि नॉन अलायंस मेंबर यानी कि गुट निरपेक्ष भारत को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और वैश्विक शांति बनाए रखने, विकासशील देशों की आवाज उठाने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संतुलित भूमिका निभाने में मदद करता है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता है कि वर्तमान में नए राष्ट्र आजाद हो रहे तो उनके लिए नया साधन, नया रास्ता अभी भी तैयार है गुट निरपेक्षता के तौर पर। अगला जो क्वेश्चन है 24वां पंचशील समझौता, 25वां क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांतों के बारे में। आप ये पंचशील जो समझौता वो क्या है इनके बारे में पूछ रहे हैं। जो पंचशील सिद्धांत है वो भारत और चीन द्वारा 1954 में अपने पीएम नेहरू और चीन के उस समय प्रधानमंत्री साउ एनलाई इनके मध्य इनकी पांच बातों पर या 5 मुद्दों पर बातचीत हुई थी, 5 समझौते हुए थे उनके बारे में। एक तो कह रहा है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, परस्पर आक्रमण न करना मतलब एक दूसरे पर आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप करना न करना मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसके अलावा समानता व पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के लाभ को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और ये आपके 12वीं में क्वेश्चन पूछा गया था अभी राजनीति विज्ञान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये सिद्धांत विश्व शांति सहयोग सुविधा बढ़ाने पर माने जाते हैं। ये था पंचशील का समझौता। आगे अगला क्वेश्चन है 26वां
बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो क्या बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका, तो बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांग्लादेश की जो स्थापना है, बांग्लादेश न स्वतंत्र राष्ट्र बना वो 1971 में बना, ठीक है। तो पहले जो बांग्लादेश था वो, उसे हम कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत था। पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो पूरी पाकिस्तान पर जुल्म वगैरह करते, अत्याचार वगैरह करते। इस कारण पूरी पाकिस्तान के लोग हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से परेशान हो गए थे। इसकी ये आजाद होने से इस कारण भारत के लोगों ने या भारत ने इनकी सहायता की थी। तो देखिए कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण भारत की भूमिका ऐतिहासिक निर्णय गई। पूरी पाकिस्तान में अत्याचारों के दमन कर लाखों लोग भारत में शरण लेने लगे। जब पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूरी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करे तो पूरी पाकिस्तान के लोग भारत में आने शुरू हो गए शरणार्थी में, और कह रहे हैं लमसम 80 लाख लोग हैं जो भारत में आ गए थे शरणार्थी के रूप में। भारत ने इन शरणार्थियों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पाकिस्तान के लोगों की स्थिति को विश्व के सामने रखा। कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने विश्व के सामने ये बात रखी कि पूरी पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, भारत के अंदर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। विश्व के सामने रखे भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण सहायता। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश के लोगों का एक संगठन था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी के लोगों को प्रशिक्षण देने, उन लोगों को हथियार वगैरह देने में भारत ने सहायता की। और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किया, 4 दिसंबर 1971 में, और भारत ने प्रतिकार स्वरूप सैनिक कार्रवाई शुरू की। और 13 दिनों के भीतर, मतलब 16 दिसंबर के आसपास, पाकिस्तान के 13,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। और इस प्रकार नए देश का उदय हुआ जिनका नाम बांग्लादेश था। तो इस प्रकार भारत का योगदान है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी उन्मूलन के आरटीआई अधिनियम 2005 की उपयोगिता पर प्रकाश डाले। जो आरटीआई एक्ट है वो शिक्षा से संबंधित 2005 वाले, उसके बारे में आप क्या। तो आरटीआई 2005 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसमें नागरिकों को सरकारी कामकाज पारदर्शी और जवाबदेही स्थापित करने का अधिकार दिया। इसके माध्यम से नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं, जैसे खर्च का ब्यौरा है। और इसके अंदर हम कोई भी पंचायत वगैरह या फिर अन्य कोई जो संगठन वगैरह उसके अंदर जो कार्रवाई होती है वगैरह, उसकी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू सूचना का एक्ट है कि भाई हम इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई भी पता कर सकते हैं कि कौन से कार्यालय में क्या काम हो रहा है, पंचायत में कितना काम है। इस प्रकार इससे संबंधित एक्ट है जो 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन है 27वां, भारत में गरीबी उन्मूलन पर सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि भारत में गरीबी समाप्त करने पर सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो देखिए क्या कि भारत सरकार ने गरीबी हटाने तो विभिन्न योजनाएं चलाई, जैसे कि एक मनरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इसके बाद जन धन योजना खाता खोलने वाली हो गई, उज्ज्वला योजना गैस वाली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लोगों को रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम हो गया, डीबीटी में डायरेक्ट बैंकिंग वाला हो गया। इस योजना का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना और कमजोर वर्गों की आर्थिक सहायता देना, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान भारत सरकार ने किया। जो अगला क्वेश्चन है श्रीलंका, अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की तमिल समस्या तथा भारत की भूमिका विसर के। श्रीलंका जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, इसके अंतर्गत क्या है कि 80% लोग है वो है सिंहली, उनमें से 17% लोग है वो है तमिल। तमिल में दो है, एक श्रीलंकन तमिल है, एक भारतीय तमिल है। तो सिंहली लोग है जो इन तमिलों पर अत्याचार करते हैं। तो इनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया 1984 से 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चला सिंहल और तमिलों के मध्य। तो भारत ने इसको रोकने के लिए, श्रीलंका में इसकी सहायता के लिए भारत ने क्या प्रयास किए। तो देखो श्रीलंका में तमिल और सिंहल और बहुसंख्यक बीच भाषा संस्कृति, मतलब तमिल तो थे अल्पसंख्यक और सिंहल थे बहुसंख्यक, बीच भाषा संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा। तमिलों के साथ भेदभाव, नागरिकता कानून और हिंसा के कारण स्थिति बिगड़ती गई। इसमें लिट्टे का उदय हुआ। लिट्टे भारत ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया। 1987 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौता किया, भेजा, और इसके तहत भारत ने अपनी सेना, वायु सेना वगैरह श्रीलंका में भेजी लिट्टे को समाप्त करने के लिए। लिट्टे जो तमिलों का संगठन था, जो श्रीलंका में रहकर श्रीलंका में जो एक क्षेत्र है जाफरा, उसको अलग कराने की मांग करता है। भारत हमेशा तमिलों का मानवाधिकार, राजनीतिक समाधान समर्थन कर, साथ ही श्रीलंका की संप्रभुता के सम्मान भी करता। भारत वार्ता, विकास, सहायता, राजनीतिक समाधान की दिशा में योगदान देता रहा। अगला क्वेश्चन है वो है 30वां भारत चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति को समझे कि वर्तमान में भारत और चीन के जो संबंध है वो कैसे है, इसके बारे में। भारत और चीन, जो भारत
का जो पड़ोसी देश है चीन, उनकी वर्तमान संबंधों के, चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। अभी बात चल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा कर सकते हैं, इसके मतलब संबंध ठीक ठाक चल रहे हैं। तो भारत और चीन के जो संबंध में सहयोग और तनाव दोनों मौजूद है, मतलब सहयोग भी और तनाव भी, मतलब सीमा विवाद संबंधी। सीमा विवाद है विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर चीन अपना कब्जा मानता और कहता है कि ये दोनों क्षेत्र मेरे। इसके बीच एक प्रमुख ये मुद्दा है इनके बीच विवाद का, 2020 के बाद सैनिक तनाव बढ़ा, वो गलवान वाला युद्ध हो गया, लेकिन वार्ताएं जारी है। दोनों देश व्यापार में बड़े साझेदार है। दोनों चीन और भारत के बीच में भारत का सबसे बड़ा जो भागीदार है व्यापार के अंदर वो चीन है, परंतु सुरक्षा, सामरिक प्रभाव, इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर, पड़ोसी देशों में चीन की सक्रियता भारत की चिंता बढ़ा है कि भाई चीन वगैरह अन्य देशों में जाकर भारत के बारे में बुराई वगैरह करते, तो ये भी चिंता का एक विषय भारत और चीन के जो रिश्ते से खराब कर रहा है। भारत शांति, संतुलन, राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, भारत में संबंध इसी के साथ।